माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जैसे एनसीईआरटी में दिया है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में देखेंगे और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड देखेंगे, एक भी वर्ड स्किप ना हो, ये एम होगा। देखते सबसे पहले क्या दिया है कि माइक्रोब्स है वो पाया कहाँ जाता है, तो हर जगह माइक्रोब्स पाया जाता है। सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो, हमारे बॉडी के अंदर हो, किसी एनिमल के बॉडी के अंदर हो या किसी प्लांट के बॉडी के अंदर हो, हर जगह पाया ही जाता है माइक्रोब्स। इनफैक्ट जहाँ कोई नहीं रह सकता वहाँ भी माइक्रोब्स रहते हैं, मतलब कि हार्श कंडीशन में, जैसे कि थर्मल वेंट हो गया या गीजर हो गया, जहाँ टेम्परेचर यूजुअली क्या करता है कि 100 डिग्री टेम्परेचर को एक्सीड कर जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ ये रहते हैं। डीप इन सॉइल के बहुत अंदर तक पाए जाते हैं। जो स्नो है वो अगर बहुत लेयर हो, उस स्नो का बहुत लेयर हो, काफ़ी ज़्यादा स्नो हो, वहाँ भी माइक्रोब्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट हो जहाँ पे कि कोई और नहीं रह सकता हो, वहाँ भी माइक्रोब्स मिल जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी पाया जाता है। ये अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस हो गया, विराइड हो गया और प्रियोन हो गया। विराइड किसको बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर जेनेटिक मटेरियल हो, डीएनए या आरएनए हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो तो इसको बोलेंगे विराइड। और प्रियोन का मतलब क्या होगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का एक कोट हो और कुछ नहीं हो तो उसको बोलेंगे प्रियोन। प्रियोन को ऐसे याद रख सकते हैं कि पीछे प्रोटीन कोट और पीछे प्रियोन होगा। विराइड जो हो गया उसका मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए सिर्फ और सिर्फ ये होगा तो विराइड हो गया। फ़ायदा बाय माइक्रोब्स देखेंगे कि हमको क्या फ़ायदा है माइक्रोब से। पहला जो फ़ायदा वो है LAB, लैब बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसमें मेनली हम लोग पढ़ते किसके बारे में, तो लैक्टोबैसिलस के बारे में। इसका काम क्या है, तो दूध से दही को बनाना। एक्चुअली ये करता है कि दूध में जो भी प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क प्रोटीन, उसको डाइजेस्ट करता है आधा अधूरा, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा, कोगुलेट कर देगा, जमा कर देगा दही में। तो इसको क्या बोलते हैं, जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं कोगुलेशन, मतलब दही का जमना। और जो दही है उसमें दूध से क्या ज़्यादा होता है, तो विटामिन B12 होता है, दही में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसी लैब का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का दूसरा फ़ायदा क्या है, पहला हो गया दूध से दही बनाना, और दूसरा जो फ़ायदा है वो है कि हमारे बॉडी में, हमारे स्टोमक में, बॉडी के अंदर हमारे स्टोमक में क्या है कि कुछ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो पाए जाते हैं उससे भी हमको ये बचाता है। कौन, लैब। आगे देखेंगे कि पहला तो फ़ायदा हो गया माइक्रोब से हमको लैब का। दूसरा जो फ़ायदा है हमको वो है फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन हम किन किन चीज़ों का यूजुअली करते हैं, तो पहला करते हैं डॉ का। डॉ क्या है, तो आटा गूंथते हैं और उसमें फर्मेंटेशन के लिए यूजुअली हम लोग ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट से क्या होगा कि डोसा या इडली हम लोग बना सकते हैं। कैसे कि ईस्ट जो है वो जब हम लोग डॉ में दे देंगे तो ईस्ट एनारोबिकली जो रेस्पायर करेगा और रिलीज करेगा CO2। जब ये CO2 बाहर आएगा डॉ से तो ये डॉ को क्या कर देगा कि परफोरेट कर देगा, छोटा छोटा उसमें क्या कर देगा, बहुत सारा होल्स कर देगा, और जिसके कारण कि डोसा और इडली जो है वो फ्लफी हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा। दूसरा जो हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं वो क्या करते हैं, बेकर्स ईस्ट का यूज करते हैं। सेम है, यहाँ भी ये यूज होगा डोसा इडली में और यहाँ भी यूज होगा। बेकर्स ईस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेनली ब्रेड बनाने में यूज होता है। नाम इसका क्या है, तो नाम है इसका सैक्रोमाइसिस ग्रेविसिस। सैक्रोमाइसिस ग्रेविसिस का यूज होगा ब्रेड बनाने में, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। तीसरा क्या है, बोलते हैं टोडी। टोडी क्या है, तो साउथ इंडियन का पाम का एक ड्रिंक है। साउथ इंडियन का पाम का ड्रिंक है जो कि ट्रेडिशनली बहुत दिनों से पिया जा रहा है और इसमें भी हम लोग फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। अगर कोई पूछे तो यही है सैक्रोमाइसिस ग्रेविसिस, यहाँ भी यूज होगा। चौथा में क्या है कि फिश, सोयाबीन और बम्बू को ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं। फिश का, सोयाबीन का और बम्बू का फर्मेंटेशन करके हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं। पांचवा चीज़ जो हम लोग फर्मेंट करते हैं वो है चीज़। चीज़ को बनाया जाता है फर्मेंटेशन करके और एनसीईआरटी में 2 तरह का चीज़ दिया हुआ है। पहला हो गया स्विस चीज़ और दूसरा है कौन सा, रॉकेफोर्टी चीज़। स्विस चीज़ और रॉकेफोर्टी चीज़ में एक अंतर क्या दिया है कि स्विस चीज़ जो है उसमें बहुत बड़ा बड़ा होल्स पाया जाता है, और जबकि रॉकेफोर्टी चीज़ का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है इसका, जो कि इसके राइपन होने पे, रॉकेफोर्टी चीज़ के राइपन होने पे मिलता है। स्विस चीज़ जो है वो बैक्टीरिया बनाता है, जबकि रॉकेफोर्टी चीज़ जो है वो बनाता है कौन, तो एक फंगी बनाता है। जो बैक्टीरिया स्विस चीज़ को बनाता है नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमानी बनाता है स्विस चीज़ को, जबकि रॉकेफोर्टी चीज़ को बनाता है कौन, तो पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी, एक फंगी, ये इसको बनाता है। इसका एक पेकुलियर टेस्ट होता है रॉकेफोर्टी चीज़ का। स्विस चीज़ में बड़े बड़े होल्स पाए जाते हैं। हम लोग पहले जो देखे वो क्या था कि माइक्रोब्स का हम लोग जो घर में या जो ट्रेडिशनल यूज़ था। अब क्या देखेंगे कि जो इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज़ है, मेनली 2 जगह यूज़ होता है इंडस्ट्री में। एक तो क्या कि फर्मेंटेड बेवरेज बनाने के लिए एक यूज़ होता है, दूसरा हो गया एंटीबायोटिक्स। फर्मेंटेड बेवरेज में मेनली क्या आ गया, तो बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब आ गया, ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है। दूसरा एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। पहला देखेंगे क्या
कि ये जो दोनों है, बेवरेज हो चाहे एंटीबायोटिक्स हो, दोनों काफ़ी बड़े स्केल पे बनाए जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी होगा तो बड़े बड़े हमें वेसल भी चाहिए होंगे, और वो जो बड़ा जो वेसल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटर कहते हैं, क्योंकि इसमें मेनली फर्मेंटेशन होता है। पहला देखेंगे क्या कि बेवरेजेस के बारे में, जो कि फर्मेंटेड बेवरेज हैं। फर्मेंटेड बेवरेज में हम लोग यूज करते हैं किसका, तो माल्टेड सीरियल्स हो और चाहे फ्रूट जूस हो, माल्टेड सीरियल्स हो चाहे फ्रूट जूस हो, इन दोनों का क्या करते हैं कि हम लोग फर्मेंटेशन करवाते हैं और इनसे बनता है क्या, इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल बनाते हैं, और यहाँ जो ईस्ट या जो माइक्रोब जो यहाँ यूज होगा वो सेम है जो कि यूज होता है किसमें, तो बेकर ईस्ट में जो यूज होता है वही बेकर ईस्ट भी यहाँ भी यूज होता है। बोलते सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस, सेम वही बेकर ईस्ट है। करते क्या है कि जो माल्टेड सीरियल्स हो या फ्रूट जूस को हम लोग फर्मेंटेशन करा के इथेनॉल बनाते हैं, और ये इथेनॉल कुछ नहीं बल्कि क्या है, दारू है। अब देखेंगे क्या कि यहाँ से जो हमको इथेनॉल मिलता है इसको आगे दो प्रोसेस में बांट दिया जाता है, या तो इसका डिस्टिलेशन किया जाएगा या तो इसका डिस्टिलेशन नहीं किया जाएगा। अगर इसका डिस्टिलेशन नहीं किया जाएगा तो इससे बनेगा क्या क्या, वाइन और बियर। इन दोनों का क्या होगा, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम होगा क्योंकि बिना डिस्टिलेशन के ये बन रहे हैं। आगे देखेंगे क्या कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि डिस्टिल करके बनाया जाता है, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, और इनमें कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है अल्कोहल का। तो यहाँ हो गया किसका, अल्कोहल का ख़त्म हो गया, मतलब कि फर्मेंटेड बेवरेज यहाँ ख़त्म हो गया। माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूस का हमने फर्मेंटेशन कराया, इथेनॉल बनाया, यहाँ से दो पार्ट में गया, या तो डिस्टिलेशन होगा या तो नहीं होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वाइन बियर बनेगा, होगा तो विस्की, ब्रांडी, रम बनेगा। अब आता है क्या, एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स को अगर हम लोग देखें तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ, मतलब जो कि ज़िंदगी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। लेकिन ऐसे अगर देखेंगे तो लगेगा कि हमारे लिए ये क्या है कि हानिकारक है, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। ये माइक्रोब्स के रेफरेंस में है, मतलब कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है, जो पैथोजेंस है हमारे बॉडी के लिए, ये उसके रेफरेंस में, मतलब कि पैथोजेंस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए ये एंटीबायोटिक्स है, मतलब ये उनके लाइफ के अगेंस्ट यूज होगा। ये माना जाता है कि जो 20th सेंचुरी है उसका ही वन ऑफ द क्या है कि बेस्ट डिस्कवरी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट है ये 20th सेंचुरी का एंटीबायोटिक्स, ये जो खोजा गया था। इन नेचर, अगर नेचर में बात करें तो एंटीबायोटिक जो है वो एक माइक्रोब्स के द्वारा बनाया जाता है खुद को बचाने के लिए दूसरे माइक्रोब्स या दूसरे पैथोजेंस से। तो इसको क्या कहते हैं, ये नेचर में ऐसा बनाया जाता है, लेकिन हम लोग इसी का यूज करके क्या करते हैं कि खुद के लिए भी बनाते हैं। डिस्कवरी की अगर बात करें तो जो पहला बार जो एंटीबायोटिक्स जो खोजा गया था वो एक चांस डिस्कवरी था। चांस डिस्कवरी क्या था कि मतलब इसको इंटेंशनली नहीं खोजा जा रहा था, डिस्कवर नहीं किया जा रहा था, ये मतलब कि अचानक हो गया या तो फिर चांस से एक हो गया। तो हुआ कैसे, पेनिसिलिन जो था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसको खोजे थे। पेनिसिलिन जो है वो पहला एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसको खोजे थे, और बाद में ये एक चांस डिस्कवरी था। जो पेनिसिलिन को ये खोजे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये एक चांस डिस्कवरी था, और बाद में चेन और फ्लोरी ने इसका इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स बनाया जो कि हमारे लिए यूज हो सकता है एक्चुअली। बाद में तीनों को, चेन को, फ्लोरी को और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1945 में। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी तीनों को दिया गया। चांस डिस्कवरी कैसे हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो काम कर रहे थे किस पर, एक बैक्टीरिया था स्टेफिलोकोकस पर वो काम कर रहे थे। वो काम क्या कर रहे थे एक्चुअली कि स्टेफिलोकोकस को एक न्यूट्रिएंट पे वो ग्रो कर रहे थे। स्टेफिलोकोकस को एक न्यूट्रिएंट पे वो ग्रो कर रहे थे, लेकिन उसी प्लेट में जिसमें कि ये ग्रो कर रहा था, न्यूट्रिएंट था, उसमें एक कॉर्नर ऐसा था जहाँ पे कि स्टेफिलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा था। बाद में जब वो देखे तो वहाँ पर क्या था, एक मोल्ड, ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। न्यूट्रिएंट में क्या होना चाहिए कि वो मतलब कि उसमें कुछ भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जगह मोल्ड उग गया था, और उसके कारण क्या था कि वहाँ पे स्टेफिलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा था। तो मोल्ड पे उन्होंने देखा जब मोल्ड को, तो मोल्ड जो था वो क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। ये जो मोल्ड जो ग्रो किया था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और ये कुछ ऐसा रिलीज कर रहा था जो कि स्टेफिलोकोकस को ग्रो नहीं करने दे रहा था। तो इसी के नाम पर फिर बाद में उन्होंने देखा कि ये कुछ ऐसा रिलीज कर रहा है तो जो कि इसको ग्रो नहीं करने दे रहा, और फिर बाद में इसी पे और रिसर्च करके इसी के नाम पर उन्होंने पहला एंटीबायोटिक का नाम रख दिया कि पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर ही पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक का नाम रख दिया। अब देखेंगे कि कुछ एनसीईआरटी में दिया है कुछ ऐसा एंटीबायोटिक जो कि अलग अलग बीमारी में यूज होता है।
जैसे कि प्लेग हो गया, प्लेग में एंटीबायोटिक्स यूज होता है। वूफिंग कफ या इसको काली खांसी कहते हैं, इसके लिए यूज होता है। डायप्थेरिया या गलघोटू कहते हैं, इसमें भी एंटीबायोटिक का यूज होता है। साथ ही साथ जो लेप्रोसिया जो कि कुष्ठ रोग, इसमें भी एंटीबायोटिक का यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो 2 मेन हो गया, एक हो गया कौन सा, एक तो बेवरेज हो गया और दूसरा एंटीबायोटिक, 2 हमने निकाल दिया। अब और क्या प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं, माइक्रोब से निकालते हैं उनका मदद से देखेंगे। तो केमिकल एंजाइम और कुछ बायोटिक मॉलिक्यूल, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, केमिकल एंजाइम और कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है वो हम लोग उनसे निकालते हैं। पहला जो हो गया, यहाँ पे मेनली क्या है, सबका सब एसिड दिया हुआ है, यहाँ पे मेनली सबका सब एसिड दिया हुआ है। इसमें सबका नाम तो आसान है और सारा का सारा बैक्टीरिया ही निकालता है। जैसे एसिटोबैक्टर एसिटी जो है वो एसिटिक एसिड निकालता है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम जो है वो बुट्रिक एसिड निकालता है। लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन जो पहला जो है, जो कि एस्परगिलस निगर, ये निकालता है साइट्रिक एसिड। एस्परगिलस निकालता है क्या, साइट्रिक एसिड। और ये जो है ये फंगी है, सारा का सारा बैक्टीरिया, सारा का नाम भी मिल जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटी निकालेगा एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम निकालेगा बुट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस निकालेगा लैक्टिक एसिड। लेकिन जो पहला है एस्परगिलस निगर, वो निकालता है सिट्रिक एसिड। और ये फंगी है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक्सेप्शन है कि याद रखें। अल्कोहल का भी हमने देखा कि अल्कोहल में यूज होता है कौन सा, तो सक्रोमाइसिस क्रेविसिस, वही बेकर सिस्ट का ही यूज होता है कमर्शियल पर्पस के लिए। अब देखेंगे तीसरा में जो है वो क्या है, लैपेज। लैपेज का यूज होता है किसमें, जो डिटर्जेंट होता है उसमें लैपेज का यूज होता है। उसके बाद फिर पेक्टिनेज और प्रोटीएज, ये क्या है, मेनली एंजाइम है जिसका यूज किसके लिए होता है, तो जो बॉटल्ड फ्रूट जूस होता है उसमें यूज होता है ताकि रेसा वगैरह ना हो, उसको मतलब कि किल कर दिया जा सके। पेक्टिनेज का यूज होता है, प्रोटीएज का। आगे देखेंगे क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज की अगर बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये यूज़ होता है क्लॉट बस्टर या मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है। ये मिलता किससे है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, लेकिन रॉ फॉर्म में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस से निकाल कर इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इसको फिर बाद में यूज किया जाता है ताकि ये क्लॉट बस्टर या मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज किया जा सके, स्ट्रेप्टोकाइनेज। उसके बाद फिर छठा में क्या, तो साइक्लोस्पोरिन बोलते हैं। साइक्लोस्पोरिन जो है वो क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। जब भी अगर कोई ट्रांसप्लांट हो या कुछ हो तो उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट को दिया जाता है। इसका मेनली काम क्या है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है। साइक्लोस्पोरिन जो है वो मिलता किससे है, तो साइक्लोस्पोरिन ए है एक्चुअली। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो मिलता किससे है, तो ये मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से है क्या, इम्यूनोसप्रेसेंट है। 7वें नंबर पर क्या है, तो अस्टेन है। अस्टेन जो है उसका यूज़ किस लिए होता है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। मिलता किससे अस्टेन, तो मोनस्कस परप्यूरस से ये मिलता है। देखेंगे कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब्स का यूज होता है। और आज तक जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए लेकिन इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सका है। मतलब कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट है जो कि कोई भी और आर्टिफिशियल जो वे है वो नहीं दे सका है आज तक। तो आज तक इसी का यूज होता है, माइक्रोब्स का यूज होता है सीवेज ट्रीटमेंट में। इसमें हम लोग मेनली देखेंगे कि इसमें क्या है कि 2 प्रोसेस है। पहला तो हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट का खासियत क्या है कि इसमें माइक्रोब्स का कहीं भी यूज नहीं होगा। इसमें सिर्फ मैकेनिकल या फिजिकल टर्म का यूज होगा, या मतलब कि मशीन का यूज होगा। मैकेनिकली या फिजिकली जो है वो रिमूव किया जाएगा जो भी डर्ट वगैरह है या जो भी पोल्यूशन है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो है वो माइक्रोब्स का यूज होगा और 2 तरह के माइक्रोब्स का यूज होगा। पहले एरोबिक माइक्रोब्स का यूज होगा और बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही बाद में एनारोबिक माइक्रोब्स का यूज होगा। फिर से एक बार देखेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज नहीं होगा, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज होगा। पहले एरोबिक माइक्रोब का और बाद में एनारोबिक माइक्रोब का यूज होगा। इसमें एक और टर्म आता है, बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, तो ये कुछ नहीं, एक इंडिकेशन हम लोग मान सकते हैं कि एक इंडिकेशन है जो कि बताता है कि कोई भी वाटर बॉडी में जो है वो ऑर्गेनिक मैटर कितना है, या हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक पॉल्यूशन या ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कितना है। अगर BOD ज़्यादा, मतलब कि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है। ये ऑक्सीजन का डिमांड है जो कि बायोटिक कंपोनेंट, जो कि बायोटिक पॉल्यूटेंट है वाटर में, उससे मतलब कि डिमांड क्रिएट किया गया है। तो एक इंडिकेटर है पोल्यूशन का जो कि ऑर्गेनिक, मतलब कि ऑर्गेनिक कंटेंट के द्वारा मेनली किया जाता है। तो अब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला तो क्या है कि प्रोसेस में जाएंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जानते हैं कि कोई भी जो माइक्रोब्स का यूज़ नहीं होगा, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स होगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फिल्ट्रेशन, जो कि फ़िल्टर किया जा सकता है, जो चीज़ जो
फ्लोट कर रहा है, जो भी पॉल्यूटेंट फ्लोट कर रहा है पानी में, उसको हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर करके हटा देंगे सबसे पहले। एक होगा, दूसरा क्या है कि जो कि फ्लोट नहीं कर रहा है उसको थोड़ा टाइम के लिए क्या करेंगे, पानी को ठहरा दिया जाएगा। और इसमें होगा क्या, सेडिमेंटेशन। तो जो ग्रिट है, ग्रिट में क्या आता है, सॉइल और पेबल। सॉइल मतलब मिट्टी हो गया, और पेबल मतलब जो कंकड़ पत्थर है। ये फ्लोट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ टाइम अगर पानी को छोड़ देते हैं, सेडिमेंट करवा देते हैं, तो ये नीचे जो है बेस में ये बैठ जाते हैं। तो ये दो प्रोसेस होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट का, फिल्ट्रेशन पहला, दूसरा सेडिमेंटेशन। ठीक है। अब क्या है कि जो नीचे बैठ गया उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज बोलेंगे। जो नीचे बैठ गया उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और जो तैर रहा है, जो कि फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ अगर तैर रहा है, जो कि फिल्टर ना कर सके, जो कि घुला मिला हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट बोलेंगे। तो जो नीचे बैठा है उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर तैर रहा है उसको बोलेंगे एफ्लुएंट। तो प्राइमरी स्लज को छोड़ेंगे और एफ्लुएंट को यहाँ से पास कर देंगे कहाँ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो एफ्लुएंट था, जो तैर रहा था फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। और यहाँ पे एफ्लुएंट को डाले एक टैंक में, जिसको क्या कहते हैं, एरेशन टैंक कहते हैं। एरेशन टैंक मतलब कि नाम से ही पता है कि इसमें एयर का पम्प्ड इन होगा, एयर हवा इसमें दिया जाएगा और इसको एजिटेट किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसको बार बार मिक्स किया जाएगा मैनुअली, है ना। इसको मिक्स किया जाएगा मशीन की तरह, या मैनुअली जो है इसको मिक्स किया जाएगा और इसमें हवा दिया जाएगा। इस हवा देने से एक्चुअली होगा क्या कि इसमें बनेगा फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया और फंगी का बहुत सारा झुंड बनेगा, जो कि बहुत सारा झुंड बनेगा, और साथ में क्या कहलाएगा कि फ्लॉक्स बनेगा। इस फ्लॉक्स का काम क्या है, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर इसमें होगा, वो इफ्लुएंट जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है, उसका क्या होगा कि फ्लॉक्स जो है उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको ये खा जाएगा। और यहाँ पे फिर से एक टर्म वही आएगा, BOD, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी के, कि ऑर्गेनिक मैटर के। जो हमारे पास जो वेस्ट वाटर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ये हम लोग BOD से चेक कर लेंगे। तो पानी का एक सैंपल उठाएंगे और इसका BOD चेक किया जाता है। ये हमें नहीं पढ़ना है कि कैसे चेक किया जाता है। BOD का पानी चेक किया जाएगा, पानी का BOD चेक किया जाएगा। और जब BOD एकदम ख़त्म हो जाएगा, फ्लॉक्स उसमें ऑलरेडी है, और जब फ्लॉक्स उसको खाएगा ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर जब ख़त्म होगा तो BOD अपने आप कम होगा। पानी का सैंपल लेंगे, चेक कर लेंगे। जब BOD एकदम कम हो जाएगा, जब BOD जो है वो एकदम ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एकदम कम हो जाएगा, तब इसको एक अगले जो टैंक है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, बोलते हैं सेटलिंग टैंक। ये सेटलिंग टैंक किसका हिस्सा है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही सेकेंड पार्ट का हिस्सा है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन दूसरे पार्ट का। पहले पार्ट में क्या था, एरेशन टैंक था। सेटलिंग टैंक में देखेंगे क्या करेंगे हम लोग कि ये जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया जो फ्लॉक्स था, है ना, तो एफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट को सेडिमेंट होने दिया जाएगा। जो एफ्लुएंट, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो एफ्लुएंट है उसको क्या, सेडिमेंटेशन के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाएगा। और जब ये सेडिमेंट कर जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। जब ये सेडिमेंट होकर जब ये नीचे बैठ जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो नीचे बैठा था उसको क्या कहते थे, उसको बोलते थे प्राइमरी स्लज, इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। और इस एक्टिवेटेड स्लज का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यूज कहाँ होता है, तो ज़्यादातर हिस्सा जो है एक बड़े टैंक में भेज दिया जाता है, जिसका कि बाद में फिर यूज होगा। और फिर ये जो कुछ हिस्सा जो है उसको, स्मॉल पोर्शन को जो है दे दिया जाता है कहाँ, एरेशन टैंक में, ताकि वो यूज हो किसके लिए, तो वहाँ वो फ्लॉक्स जनरेट करने के लिए यूज हो एरेशन टैंक में। इनोकुलेशन का मतलब हुआ कि वही जैसे दही को जमाने के लिए एक छोटा सा अमाउंट हम लोग दूध में डाल देते हैं दही का, तो वही इनोकुलेशन कहलाता है, इनोकुलेट कहलाता है, वो इनोकुलम कहलाता है। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी जो पोर्शन है एक्टिवेटेड स्लज का, उसको क्या करेंगे कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे। एनारोबिक नाम से ही पता चल रहा है कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो है यहाँ क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया और फंगी जो था, जो फ्लॉक्स था, उसको यहाँ पर किल कर देगा और वो यहाँ से कुछ गैस रिलीज करेगा, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, CO2। और ये सब का यूज होता है कहाँ, ये सब मिलकर बनाता है बायोगैस, है ना। ये सब मिलकर क्या बनाता है, बायोगैस बनाता है। आगे देखेंगे कि एफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लास्ट से जो एफ्लुएंट आया, जो बेस में जो मतलब कि जो बेस में बैठ गया था वो था एक्टिवेटेड स्लज, और जो एफ्लुएंट बचा उसको हम लोग क्या करेंगे कि पानी में डाल देंगे। जो रिवर या जो स्ट्रीम है उसमें हम लोग इसको डाल सकते हैं। ये अब हेल्दी है, इतना तो हेल्दी है कि हम लोग मतलब कि जो वाटर बॉडी है उसमें हम लोग इसको रिलीज कर सकते हैं। ना जितना स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना स्पीड से हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बढ़ रहा है, और जिसके कारण क्या है कि हमारा एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन अनट्रीटेड सीवेज की तरह जा रहा है कहाँ,
तो हमारे रिवर्स में, हमारे वाटर बॉडीज़ में ये जा रहा है, जिसके कारण कि हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत सारा हो रहा है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 2 प्लान बनाया, मेनली 2 रिवर को बचाने के लिए प्लान बनाया। एक तो क्या था कि गंगा एक्शन प्लान, और दूसरा क्या था तो यमुना एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया ताकि ये दोनों जो मतलब कि जो रिवर है ये दोनों, इसको मतलब कि पोल्यूशन फ्री रखा जा सके। और तीसरा काम जो क्या है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब देखेंगे कि माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस एक्चुअली है क्या, तो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें कि 3 तरह का गैस मेनली होता है। मीथेन है, CO2 है, H2 है। ये तीनों मिलके क्या करता है कि बायोगैस बनाता है। और इसमें जो है मीथेन जो है वो मेन गैस है, जिसका कि 55% जो होता है वो परसेंटेज होता है पूरे बायोगैस में। इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है वो पूरा बैक्टीरिया का ग्रुप को मिलाकर एक नाम दिया गया है, बोलते हैं मिथेनोजन। मिथेनोजन कैसा बैक्टीरिया, तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। ये कहाँ ग्रो होता है, तो सेलुलोज पे ये मेनली ग्रो होता है। एक एग्जांपल दिया मिथेनोजन का कि मेथानोबैक्टीरियम जो है वो एक एग्जांपल है। और मिथेनोजन जो है वो मेनली पाया कहाँ जाता है, तो जो एनारोबिक स्लज जो हो गया ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। अभी हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में लास्ट का जो स्टेप था उसमें देखे थे कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में इसको दिया गया था, तो वहाँ पाया जाता है। जो रूमेन है, रूमेन ऑफ कैटल, रूमेन क्या है, तो स्टोमक का एक पार्ट है किसका, कैटल का। और वहाँ पे जो है वो मदद करता है किसमें, तो जो सेलुलोज खाते हैं, मतलब कि जो कैटल जो सेलुलोज खाते हैं, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है कौन, तो यही मिथेनोजन जो है वो मदद करता है। और क्योंकि ये रूमेन में पाया जाता है तो डंग जब एक्सक्रीटा जब बाहर आता है कैटल का, तो डंग के फॉर्म में ये भी उसके साथ बाहर आ जाता है। और इसीलिए हम लोग देखेंगे कि कैटल का डंग को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है यूज किया जाता है, किसके लिए, तो यूज किया जाता है इसका बायोगैस का प्रोडक्शन के लिए। बायोगैस प्लांट में इसको यूज किया जाता है। और उसमें जो है वो पाया कौन सा जाता है, मिथेनोजन। तो एक ब्रॉड कैटेगरी है मिथेनोजन का, मिथेनोबैक्टीरियम मेनली पाया जाता है किसमें, तो डंग में। बायोगैस प्लांट की अगर बात करें तो बायोगैस प्लांट में मेनली क्या होता है कि तीन कंपार्टमेंट होता है। बीच का जो होता है वो एक मेन कंपार्टमेंट होता है, वो सबसे बड़ा होता है। लेफ्ट साइड में एक होता है जो कि एक छोटा कंपार्टमेंट होता है, जिससे कि इनपुट आता है, जो स्लरी है, मतलब कि जो डंग है, काउ डंग वगैरह है, उसको पानी से मिक्स करके उसमें लाया जाता है। तो एक इनपुट का हो गया, एक छोटा सा लेफ्ट में। बीच में क्या हो गया, तो बीच में एक बड़ा सा कंपार्टमेंट हो गया जो कि मेन कंपार्टमेंट है। और राइट में एक और छोटा सा कंपार्टमेंट होता है जो कि अगर ओवरफ्लो हो जाए तो उसके एग्जिट के लिए। बीच वाला जो कंपार्टमेंट होता है उसका दिया है क्या कि ये कंक्रीट का बना होता है और ये 10 से 15 फीट होता है, 10 से 15 फीट इसका डेप्थ होता है। और इसके ऊपर एक लगाया जाता है जो कि क्या होता है, एक फ्लोटिंग कवर एक रख दिया जाता है, ताकि बायोगैस जब भरे तो वो थोड़ा ऊपर को खिसक जाए और वहाँ से एग्जिट कर सके, है ना। माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है ये पूरा जो डिटेल्स है ये किसका है, तो ये मेन चैम्बर का डिटेल्स है। मेन चैम्बर कंक्रीट का 10 से 15 फीट का बना होता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है जिससे कि गैस बनता है। और एक स्मॉल चैम्बर लेफ्ट वाला, ये सब तो डिस्कस हो गया। चैम्बर मेन है बीच वाला, इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर दे दिया जाता है जो कि गैस भरने के कारण ऊपर चला जाता है। आउटलेट की अगर बात की जाए तो ओवरफ्लो जो है उसके लिए एक आउटलेट होता है और एक आउटलेट होता है बायोगैस के लिए। मतलब कि अगर स्लरी ज़्यादा हो जाए तो वो ओवरफ्लो होके एक कंपार्टमेंट छोटा वाला राइट में जो था वो उसके लिए था। और बायोगैस जो है उसके लिए एक अलग आउटलेट होता है जो कि फ्लोटिंग कवर के यूजुअली ऊपर दिया जाता है। बायोगैस का यूज मेनली 2 चीज़ में यूज़ होगा, एक तो कुकिंग में, दूसरा लाइटनिंग में। 2 हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि मेनली हमारे यहाँ इंडिया में बायोगैस का प्रोडक्शन में हेल्प किया। पहला है कौन सा, IARI, दूसरा है KVIC। IARI का मतलब क्या होगा, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया KVIC, बोले तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। KVIC क्या होगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये दोनों जो है वो बायोगैस का प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी हेल्प किए। अब देखेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो अब क्या है कि हम लोग माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। मतलब जो पेस्टिसाइड हो या वीडिसाइड हो, इसका यूज़ ना करके हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट मतलब कि माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं इनको कम करने के लिए। तो ऐसा ज़रूरत ही क्यों पड़ा, है ना, ऐसा ज़रूरत ही क्यों पड़ा ताकि हम इनका यूज करें प्लांट डिजीज़ या पेस्ट को कम करने के लिए। तो पहले हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग क्या करते थे, तो कन्वेंशनल मेथड क्या था, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, वीडिसाइड हो, इनका हम लोग यूज़ करते थे। इनका सबसे बड़ा मतलब कि जो नुकसान था वो है कि सॉइल पोल्यूशन ये करते हैं, हार्मफुल है हमारे लिए, टॉक्सिक है। ये जितना लेवल जैसा जैसा बढ़ता जाता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो इनका जो है इफेक्ट बढ़ता जाता है।
ये हमारे लिए तो है ही मतलब कि टॉक्सिक, और एनिमल्स के लिए भी ये टॉक्सिक होते हैं। पोल्यूशन कॉज करते हैं, है ना, सॉइल और ग्राउंड वाटर दोनों को ये पॉल्यूट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, टॉक्सिक है, पॉल्यूटेंट है, तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या है कि नेचुरल इंटरेक्शन का हम लोग ध्यान रखते हैं कि नेचुरल इंटरेक्शन का कि कौन किसको खाता है नेचर में, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। और चेक एंड बैलेंस का हम लोग ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जो एक स्पीसीज है उसी को पूरा का पूरा ख़त्म ही कर दें। इसलिए हम लोग चेक एंड बैलेंस का ध्यान रखते हैं, पूरा इरेडिकेट ना करें इसका ध्यान रखते हैं। और ये जो जब इन सब का यूज होता है तो इसको कलेक्टिवली ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कहते हैं। लाइफ साइकिल, फीडिंग पैटर्न, हैबिटेट, इन सब का ध्यान रखकर जो है वो यूज किया जाता है, वो कोई भी जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कि बायो कंट्रोल एजेंट का। लेडी बर्ड अफाइड के लिए यूज़ होता है, लेडी बर्ड अफाइड को खाती है। ड्रैगन फ्लाई हो गया जो कि तितली है, वो किसको, मच्छर को, मॉस्किटो को खाती है। तो ड्रैगन फ्लाई, जहाँ मच्छर ज़्यादा है वहाँ ड्रैगन फ्लाई हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसी तरह बीटी है, बैसिलस थोरेंजेनेसिस, ये बटरफ्लाई और कैटरपिलर को खाती है। तो बीटी का हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, तो बटरफ्लाई और कैटरपिलर के लिए यूज़ करते हैं। इसका डिटेल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि बीटी का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। बीटी का एक यूज़ होगा हमारा बायोटेक में, लेकिन यहाँ दूसरे ढंग का यूज है। कैसे होगा वो दिया है एनसीईआरटी में कि मार्केट में इनका पैकेट्स मिलता है, सैकेट्स दिया है कि ये सैकेट्स में मिलते हैं, मतलब वो छोटे छोटे ये पैकेट्स में मिलते हैं। और ये ड्राई मतलब सूखा हुआ स्पोर की तरह मिलते हैं, कौन, बीटी। उसको लेंगे मार्केट से और पानी में उसको क्या करेंगे कि मिक्स कर देंगे। और इनको फिर जहाँ भी बटरफ्लाई या कैटरपिलर से परेशानी हो रहा हो जिस भी फसल को, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी है बटरफ्लाई और कैटरपिलर का भी एक स्पेसिफिकली जो क्रॉप को जो वो हानि करते हैं वो है ब्रेसिका और फ्रूट ट्रीज। इस पर हम लोग स्प्रे कर देंगे तो वो कैटरपिलर और ये जो है बटरफ्लाई वो खाएगा और वो मर जाएगा, है ना। बाकी इंसेक्ट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं, ये एक नैरो स्पेक्ट्रम के लिए, मतलब कि एक खास स्पीसीज़ के लिए यूज होना, इसको नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। होगा क्या कि यहाँ पे फिर वो खाएगा और मर जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम लोग जानते हैं कि बीटी टॉक्सिन जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया, बीटी कॉटन वगैरह बनाया गया। ये डिटेल हम लोग देखेंगे कहाँ, तो ये हम लोग डिटेल देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। ट्राइकोडर्मा एक फंगी है जिसका कि क्या है कि बहुत सारे प्लांट पैथोजन के लिए इसका यूज होता है। यह है क्या, तो एक फंगी है जो कि फ्री लिविंग है। ये मतलब किसी के साथ नहीं, मतलब अकेला ही ये रहता है। और रूट इकोसिस्टम में ये रहता है, मतलब कि जो बड़े बड़े प्लांट्स है उसके साथ ये रहता है। और ये बहुत सारे प्लांट पैथोजन को भी खाने का काम करता है। नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा एक फंगी है। उसके बाद क्या है, बैक्यूलोवायरस है। बैक्यूलोवायरस क्या है, तो ये एक पैथोजन है जो कि अटैक करता है किसको, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड को। बैक्यूलोवायरस का एक पैथोजन है जो कि इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड को अटैक करता है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम और इंसेक्टिसाइडल के लिए यूज होता है। ये दूसरे को कभी भी हार्म नहीं करेगा, दूसरे इंसेक्ट को, है ना, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, किसी को भी ये हार्म नहीं करेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको IPM कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि बाकी बचे हैं इंसेक्ट, मतलब कि और किसी को तो हार्म कर नहीं रहा, सिर्फ जो अपना टारगेट स्पीसीज है उसी को ये हार्म कर रहा, तो इसलिए इसको बोलते हैं IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ये इसका मदद से हम लोग बना सकते हैं। आगे क्या दिया, बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। बायो फर्टिलाइज़र मतलब कि माइक्रोब्स का यूज करके बायो फर्टिलाइज़र हम लोग बना सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र एक तो क्या काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, दूसरा पोल्यूशन कॉज करता है, तीसरा इसका अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करें तो ये क्या कर सकता है कि ये मल्टीप्लाई कर जाता है। ये क्या करता है कि मल्टीप्लाई कर जाता है। ओवर यूज हम लोग क्या कहता है कि वो ये ट्रॉपिक लेवल में कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में ये बढ़ता चला जाता है। बायो फर्टिलाइज़र के साथ ये सब चीज़ नहीं है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होता है। ऑर्गेनिज्म का यूज करके इन्हांस करते हैं हम लोग किसका, न्यूट्रिएंट का प्लांट में, उसको हम लोग बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। मेनली इसमें 3 एग्जांपल है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया और फंगी है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगी तीनों का एग्जांपल दिया हुआ है। कि अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो मेनली 2 बैक्टीरिया दिया हुआ है। बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो मेनली 2 बैक्टीरिया दिया हुआ है। पहला राइजोबियम और दूसरा है कौन सा, एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, जबकि एजोस्पिरिलम या एजोबैक्टर जो है, एजोटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग होते हैं। राइजोबियम की बात करें तो ये सिम्बायोटिक है और ये लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक है। ये क्या करते हैं कि उसके रूट नोडल्स में रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट इसका यूज कर सके, बदले में इनको भी शेल्टर और खाना पीना मिल जाता है।
लेकिन एसिटोबैक्टर या एजोस्पेरिलम के साथ ऐसा नहीं है, ये फ्री लिविंग है, ये भी काम वही करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, लेकिन ये किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में नहीं रहते हैं। ये हो गया बैक्टीरिया का। अब हम लोग चलेंगे दूसरा, जो कि क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको कहते हैं। इनका भी काम वही है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है। और इनका एग्जाम्पल दिया है, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है एनाबिना नॉस्टॉक और ऑस्लोटोरिया। एनाबिना नॉस्टॉक और ऑस्लोटोरिया 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। ये ऑटोट्रॉप होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है तो एल्गी, लेकिन कैसा है, ऑटोट्रॉप है, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये ऑटोट्रॉप होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों हैं, मतलब कि पानी में भी मिलते हैं और ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। जो ज़मीन पे पाए जाते हैं और जो पानी में पाए जाते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन को तो फिक्स करते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल वाला क्या करता है, साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर को भी ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर को भी, जो ज़मीन पर है वो ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस को भी ऐड करता है। पैडी फील्ड में भी ये पाए जाते हैं। फंगी की अगर बात करें तो फंगी में क्या है कि फंगी का एक जीनस है जिसको बोलते हैं क्या, ग्लोमस। फंगी का एक जीनस है, नाम है ग्लोमस। वो क्या करता है कि वो एसोसिएशन में पाया जाता है, माइकोराजा के साथ, है ना, प्लांट के साथ वो एसोसिएशन में पाया जाता है, बोलते हैं माइकोराजा। प्लांट के साथ एसोसिएशन में पाया जाता है, बोलते हैं माइकोराजा। इससे दोनों को फ़ायदा है। काम क्या है फंगी का कि एब्जॉर्ब करता है क्या, फास्फोरस को, और उसको प्लांट को पास कर देता है। एब्जॉर्ब करता है फास्फोरस को, प्लांट को पास कर देता है, जबकि प्लांट जो है उसको बदले में क्या, खाना पीना और रहने का देता है। इससे प्लांट को भी फ़ायदा है, एक तो फास्फोरस मिल गया, दूसरा क्या है कि बहुत सारा रूट बॉन्ड पैथोजन है उनसे इसको छुट्टी मिल जाता है प्लांट को, और जो सैलिनिटी या ड्राउट या कोई और भी इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस जो है उससे भी ये निपटने का इसको ताकत मिलता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है।